सर आपकी आवाज नहीं आ रही। Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, today we are going to discuss the second topic of our course, Social Psychology. And the topic for today's session is judging our social words. यानी हम जो है अपने आसपास की दुनिया जो है, आसपास में जो लोग मौजूद हैं, अफराद मौजूद हैं और ग्रुप्स मौजूद हैं, उनके मुतालिक किस तरह से हम जजमेंट करते हैं। हमें छोटी सी छोटी चीज के लिए भी जजमेंट करनी पड़ती है, वो चाहे किसी चीज के बारे में हो या वो चाहे किसी बंदे के बारे में हो। तो उस जजमेंट के अंदर क्या क्या चीजें आ जाती हैं, वो आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे। Number 1, our cognitive mechanisms are efficient and adaptive, yet occasionally error prone. यानी हमारा जो कॉग्निटिव मैकेनिज्म है, जिसके जरिए हम अपनी जजमेंट्स करते हैं, वो बहुत बड़ा एफिशिएंट है। यानी हमें उस कॉग्निटिव मैकेनिज्म की मदद से हम जजमेंट करते हैं और वो जजमेंट होती है वो काफी वक्त जो है इफेक्टिव होती है। यानी जैसी जजमेंट हमें करनी चाहिए हम वैसी जजमेंट करते हैं। हमारी जजमेंट एक्यूरेट होती है, सही होती है, दुरुस्त होती है। और जब सिचुएशन या हालात चेंज हो जाते हैं तो हम उसके मुताबिक अपनी जजमेंट को भी चेंज करते रहते हैं। लेकिन इसका ये मकसद नहीं है कि हमारी जो जजमेंट है वो 100% दुरुस्त है, यानी उसमें गलती की गुंजाइश आ जाती है। नंबर 2, they serve us well but sometimes, यानी बाज़ औक़ात कुछ एरर्स आ जाते हैं हमारे कॉग्निटिव मैकेनिज्म्स में, जिनकी वजह से हमें जो है हमारी जजमेंट्स जो हैं वो गलत हो जाती हैं। अब वो कौन सी एरर्स होते हैं हमारे कॉग्निटिव मैकेनिज्म में जिसकी वजह से हमारी जजमेंट्स जो हैं वो गलत हो जाती हैं? अब वो किस तरह की गलतियां होती हैं हमारी जजमेंट्स में? फॉर एग्जाम्पल, क्लिनिशियंस misjudge patients. Clinicians misjudge patients. यानी जो डॉक्टर होते हैं वो अक्सर औकात अपने पेशेंट्स की बीमारी के बारे में मिसजज कर जाते हैं। यानी एक ही पेशेंट अगर दो मुख्तलिफ डॉक्टर्स के पास जाता है तो एक डॉक्टर उसको कहता है कि तुम्हें फलां बीमारी है और दूसरा डॉक्टर कहता है कि तुम्हें वो बीमारी नहीं है। अब दोनों में से कोई एक डॉक्टर तो गलत है, उसकी जजमेंट गलत है। तो बाज़ औक़ात जो डॉक्टर्स होते हैं वो भी मिसजज कर जाते हैं अपने पेशेंट को। उसके बाद सेकंड एग्जांपल, एम्प्लॉयर्स मिसजज एम्प्लॉइज। यानी जो एम्प्लॉयर्स होते हैं, एम्प्लॉयर किसको कहते हैं? एम्प्लॉयर्स कहते हैं वो बंदा या वो कंपनी या वो ग्रुप ऑफ पीपल जो दूसरे लोगों को काम पे रखते हैं, जॉब पे रखते हैं। तो जो बॉसेस होते हैं वो भी बाज़ औक़ात अपने जो मुलाजमीन होते हैं, अपने जो एम्प्लॉइज होते हैं, उनको मिसजज कर जाते हैं। यानी अगर वो कम काम करते हैं, यानी जितना काम उनको करना चाहिए वो कम काम करते हैं एम्प्लॉइज, तो वो एम्प्लॉयर जो होते हैं वो उनको मिसजज करते हैं कि उनकी शायद नियति नहीं है काम करने की।
या वो थोड़े सुस्त किस्म के एम्प्लॉइज हैं, तो शायद उनके कुछ अपनी प्रॉब्लम हो, इश्यूज हो, जिन वजह से उनकी विस्तार काम करने की सुस्त होती है। लेकिन जो एम्प्लॉयर है वो कुछ और ही जज कर बैठता है उन लोगों के बारे में, तो एम्प्लॉयर जो है वो भी मिसजज कर सकते हैं अपने एम्प्लॉइज को। थर्ड एग्जांपल, पीपल ऑफ वन रेस मिसजज पीपल ऑफ अनदर। यानी कभी कभी ये भी होता है कि एक नस्ल के जो लोग होते हैं वो दूसरे नस्ल के लोगों को मिसजज कर जाएं। मिसजज कैसे करते हैं? मिसाल के तौर पर अभी आजकल अमेरिका में ब्लैक और जो वाइट हैं उन दोनों का फिर से तसादुम है, यानी दोनों में फिर से इख्तिलाफात पाए जाते हैं। तो जो ब्लैक्स हैं वो जो सफेद लोग हैं, वाइट लोग हैं, उनके मुतल्लिक गलत जजमेंट बनाए कि वो ऐसे हैं, वो ऐसे हैं। अब सारे लोग तो वैसे नहीं होंगे, लेकिन उनकी आइडेंटिटी सफेद होना, उनकी वजह से उनको वो लोग मिसजज करते हैं। बिल्कुल इसी तरह जो सफेद फार्म लोग हैं वो इन सयाह फार्म लोगों को जो ब्लैक्स हैं उनको शायद मिसजज कर जाएं कि वो लोग ऐसे हैं, वो लोग ऐसे हैं। अब शायद सारे लोग ऐसे ना हो, सारे लोग बुरे ना हो, फिर भी वो उनको इस तरह से समझते हैं, उनके बारे में वैसी जजमेंट बना लेते हैं, तो ये उनकी मिस जजमेंट हो जाएगी। मिस जजमेंट किसको कहते हैं? यानी गलत गलत जो है उनके मुतालिक राय कायम करके बैठना, उसको हम कहते हैं मिसजज। डॉक्टर्स अपने पेशेंट्स को मिसजज कर लेते हैं, एम्प्लॉयर जो है वो अपने एम्प्लॉइज को मिसजज करते हैं, जो एक नस्ल के लोग हैं वो दूसरे नस्ल के लोगों को मिसजज करते हैं। और सबसे बड़ी बात, अभी जो फोर्थ एग्जांपल आ रहा है, स्पाउस मिसजज देयर मेट्स। यानी बीवी या शोहर जो है वो अपनी बीवी या शोहर को मिसजज करता है। मिसजज कैसे हो सकता है? फॉर एग्जांपल, बीवी जो है ये समझ बैठे, ये जजमेंट बना ले कि मेरा जो हस्बैंड है वो मेरा ख्याल नहीं रखता, मुझे नहीं चाहता। अब शायद वो चीज हकीकत ना हो। अब अगर वो चीज हकीकत नहीं है तो ये मिसजजमेंट है। और जो शोहर है वो भी शायद मिसजज कर सकता है, वो भी मिसजज कर सकता है अपनी वाइफ के हवाले से कि वो गैर जिम्मेदार है, वो अच्छी नहीं है। शायद वो हकीकत ना हो, लेकिन वो गलत जजमेंट बना लेता है। तो बेटा इस तरह से राशिद अपनी वॉइस बंद करो। जजमेंट है वो होती है। नंबर 3, बेटा आवाज आ रही है मेरी? बेटा आवाज आ रही है मेरी? यस सर। ये कौन लोग यहाँ कोई मसला है, तुम्हारी आवाज कट रही है। कौन बच्चे हैं जो म्यूट नहीं कर रहे हैं? सर आप सबको म्यूट कर दे, बहुत डिस्टरबेंस हो रही है। बेटा आप कोई भी बच्चा जो अपनी माइक नहीं खोलेगा, प्लीज कोऑपरेट। नंबर 3 पॉइंट जो हम डिस्कस कर रहे थे, द रिजल्ट्स कैन बी मिसडायग्नोसिस, लेबर स्ट्राइक, प्रेजुडाइस एंड डिवोर्स। अब ये जो नीचे 4 पॉइंट्स दिए गए हैं, ये चारों कॉन्सिक्वेंसेस हैं। किस चीज के कॉन्सिक्वेंसेस?
कहते हैं कि अगर आप इस तरह की मिसजजमेंट करेंगे तो फिर आपको इस तरह के कॉन्सिक्वेंसेस को फेस करना पड़ेगा। अगर क्लिनिशियन अपने पेशेंट को मिसजज करता है तो उसका नतीजा निकलता है मिसडायग्नोस, यानी एक बीमारी होती नहीं है, वो बीमारी पकड़ निकाल के बैठ जाता है, ये मिसजजमेंट का नतीजा है। और जब एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉइज को मिसजज करते हैं, फॉर एग्जांपल जो फैक्ट्री के मालिक हैं वो अपने फैक्ट्री के वर्कर को मिसजज कर लें तो उसका नतीजा क्या निकलेगा? लेबर स्ट्राइक, यानी जो मजदूर हैं वो अपने उस फैक्ट्री के मालिक के खिलाफ एहतजाज वगैरह करेंगे और तहरीक चलाएंगे। इसी तरह अगर एक नस्ल के लोग जो हैं वो दूसरे नस्ल के लोगों को मिसजज करेंगे तो उसका उसका इफेक्ट क्या होगा? उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या निकलेंगे? उसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे प्रेजुडाइस। प्रेजुडाइस यानी तासुब, यानी एक नस्ल जो है उसके दिलो दिमाग में दूसरे नस्ल के लिए तासुब पैदा हो जाएगा, इस तरह से मिसजज करने की वजह से। लास्ट, स्पाउस मिसजज देयर मेट्स। जब शोहर या बीवी, शोहर अपनी बीवी को मिसजज करता है और बीवी अपने शोहर को मिसजज करती है, उसका कॉन्सिक्वेंस क्या निकलता है? नतीजा क्या निकलता है? डिवोर्स। तो बेटा एक यहाँ पे पॉइंट टू पॉन्डर ये है, फुट टू थॉट ये है, सोचने की बात ये है कि आजकल जो सोसाइटी में डिवोर्स का रेशो ज्यादा होता जा रहा है तो क्या इसका कोई कनेक्शन मिस जजमेंट के साथ तो नहीं है? क्या ऐसा तो नहीं है कि आपस में मिस जजमेंट की वजह से दोनों के दरमियान अनबनत हो जाती है और फिर वो चीज जो है वो डिवोर्स तक इख्तिताम पजीर होती है? तो बेटा ये क्वेश्चन एनालिटिकली हो सकता है, डू यू थिंक दैट द मिसजजमेंट लीड्स टू डिवोर्स, हाउ? अच्छा, अब आते हैं पॉइंट नंबर 4 पर। सो हाउ वेल डू वी मेक इंट्यूटिव सोशल जजमेंट्स, यानी आपकी जो जजमेंट है वो किस कदर एक्यूरेट होती है, वो किस कदर इंट्यूटिव होती है, यानी आपकी जो जजमेंट है वो हकीकत से कितना करीब तर होती है। अब फॉर एग्जांपल अगर एक टीचर जो है स्टूडेंट के लिए ये जजमेंट बना ले कि वो स्टूडेंट जो है वो पढ़ाई में सीरियस नहीं है, अब ये फॉर एग्जांपल एक टीचर की जजमेंट है, अब इस चीज का हकीकत से कितना ताल्लुक है, यानी वो बच्चा जो है स्टूडेंट है वो वाकई भी नॉन सीरियस है अपनी पढ़ाई के साथ? अगर हकीकत में वो वाकई भी नॉन सीरियस है तो फिर तो टीचर की जजमेंट एक्यूरेट हो गई। लेकिन अगर हकीकत में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है लेकिन टीचर ने ऐसा समझ लिया है तो ये आपकी जो जजमेंट है, टीचर की जो जजमेंट है वो एक्यूरेट नहीं है। तो इससे एक दूसरी पॉइंट हमने ये सीखी कि जजमेंट करते वक्त किसी भी बंदे के बारे में, किसी भी ग्रोह के बारे में, फैमिली के बारे में जजमेंट करते वक्त आप कोशिश करें आपकी जजमेंट जो है हकायक से करीब तर हो, यानी हकीकत से उसका करीब तर का ताल्लुक हो। ऐसे ना हो कि आपकी जो जजमेंट है वो हवा में तीर की तरह हो और फिर वो तो आपकी मिस जजमेंट बन जाएगी, और अगर आप मिस जजमेंट कर लेंगे तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस आपको ही फिर भुगतने पड़ते हैं। अच्छा बेटा, इसमें हम टोटल 7 जो है कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, 7 कॉन्सेप्ट्स। कोशिश करेंगे 4 कॉन्सेप्ट पहले सेशन में हो जाएं और जो बाकी 3 सेशन हैं वो 10 मिनट की ब्रेक के बाद हम दूसरा सेशन करेंगे आज ही, तो उसमें हम जो है वो बाकी 3 पॉइंट्स को डिस्कस कर लें। तो पॉइंट नंबर 1, ओवर कॉन्फिडेंस, यानी आप जो पहला कॉन्सेप्ट हम आज पढ़ रहे हैं
वो है ओवर कॉन्फिडेंस। यानी आपकी जो जजमेंट है उसको मिस जजमेंट बनाने में किस चीज का अमल दखल होता है, कौन सी चीज है जो कि जिम्मेवार होती है मिस जजमेंट की। तो उसका जवाब है ओवर कॉन्फिडेंस। उसका जवाब है ओवर कॉन्फिडेंस। यानी हमारी कॉग्निटिव मैकेनिज्म में ये एक वायरस पाया जाता है, ये एक ओवर कॉन्फिडेंस का आंसर पाया जाता है। इस ओवर कॉन्फिडेंस के आंसर की वजह से हमारी जजमेंट मिस जजमेंट हो जाती है। अब हम थोड़ा डिटेल में इस ओवर कॉन्फिडेंस के वायरस को पढ़ेंगे कि ये है क्या और इसको फिर हम किस तरह से अपने कॉग्निटिव मैकेनिज्म से निकाल सकते हैं। नंबर 1, what is the overconfidence? It is tendency to be more confident than correct, more confident than correct। यानी ओवर कॉन्फिडेंस एक ऐसी फिनोमिनन है, एक ऐसी सूरत हाल है जिसमें आप दो ऑप्शन में से एक पर ज्यादा एम्फसाइज करते हैं। वो दो ऑप्शन कौन से होते हैं? करेक्ट एंड कॉन्फिडेंस। तो आप करेक्ट, आप करेक्ट हैं या नहीं, इस चीज की तरफ आपका ध्यान कम ही रहता है, बल्कि आप ओवर कॉन्फिडेंस आपके पास बहुत ज्यादा होता है। यानी आपका झुकाव जो है वो कॉन्फिडेंस की तरफ ज्यादा होता है, करेक्शन की तरफ कम होता है। आप ये चीज नहीं देखते कि आया जो चीज आप बिलीव कर रहे हैं या जिस चीज को आप जो समझ रहे हैं वो आया करेक्ट है या नहीं। बस आप आंखें बंद किए हुए अपनी धुन में मगन एक ही चीज पर आप जो है वो भागे जा रहे हैं, इसको हम कहते हैं ओवर कॉन्फिडेंस। अच्छा, उसका दूसरा हिस्सा overestimate the accuracy of one's beliefs। overestimate, बेटा वर्ड overestimate की माना है किसी चीज को उसके वजन और हैसियत से ज्यादा अहमियत देना। किसी चीज के वजन और हैसियत से उसको ज्यादा अहमियत देना, इसके लिए हम कहते हैं ओवर एस्टिमेट। उसका अपोजिट होता है अंडर एस्टिमेट। यानी कोई चीज है जिसकी हैसियत और वजन ज्यादा है लेकिन आप जो है उसको कम इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, इसको हम कहते हैं अंडर एस्टिमेट। कभी कभी एक छोटी सी 5 नंबर की टेस्ट होती है, आपने बहुत ज्यादा पढ़ाई भी की है उसके लिए, फिर भी टेंशन है यार पता नहीं ये टेस्ट कैसी हो। ये क्या है? ये ओवर एस्टिमेट है। आपने पहले से ही उसके लिए तैयारी कर रखी है और इतना बड़ा मसला भी नहीं है, आपने उसको ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर दिया, तो ये ओवर एस्टिमेट। अंडर एस्टिमेट क्या है? एक एग्जाम है, 100 नंबर का पेपर है, आपने कुछ पढ़ा भी नहीं है फिर भी आपको लगता है कि मैं पहली पोजीशन पर आ जाऊंगा, ये क्या है? ये ओवर कॉन्फिडेंस है। तो ओवर एस्टिमेट द एक्यूरेसी ऑफ वंस बिलीव्स, यानी जो कुछ आप बिलीव करते हैं, जो कुछ आप सोचते हैं और समझते हैं, उनको आप एक्यूरेट समझते हैं कि भाई जो मैं समझ रहा हूँ, जो मैं बिलीव करता हूँ वो 100% करेक्ट है। भाई फला बंदा जो है वो अच्छा नहीं है, अब ये मेरा बिलीफ है। लेकिन जब मैं कहूँ कि नहीं मैं जो बिलीव कर रहा हूँ वो एक्यूरेट है, 100% करेक्ट है, अब ये क्या हो जाएगा? ये मेरा ओवर कॉन्फिडेंस हो जाएगा। तो अब इसकी डेफिनेशन क्या हो गई ओवर कॉन्फिडेंस की? ओवर एस्टिमेट द एक्यूरेसी ऑफ वंस बिलीव्स, अपने बिलीव्स पर हद से ज्यादा एतमाद करना। नंबर 2, इग्नोरेंस ऑफ अवर इग्नोरेंस। बेटा ये थोड़ा टेक्निकल टर्म है, इसको समझें। इग्नोरेंस ऑफ अवर इग्नोरेंस। इग्नोरेंस किस चीज को कहते हैं? इग्नोरेंस यानी किसी चीज के बारे में ला इल्म रहना, ला इल्म रहना।
इग्नोरेंस ऑफ अवर इग्नोरेंस, यानी आप लाइल्म हैं, चीजों के बारे में आपको इल्म नहीं है, जो सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं उसके बारे में आपको इल्म नहीं है। अब इस हकीकत के बारे में कि आपको इल्म नहीं है, इस हकीकत से आप लाइल्म हो जाते हैं, इस हकीकत से आप लाइल्म हो जाते हैं कि आपके पास इल्म नहीं है। ये जो चीज, ये जो फिनोमेनन होती है, आप अपनी ला इल्मियत से ला इल्म रहना, इसको अगर और सिंपल कहें, अपने अपनी जहालत से, यानी कि उंदाही में रहना, अंधेरे में रहना, आप अंधेरे में और आपको अपनी जहालत का ही पता नहीं है। कहते हैं ये जो चीज होती है, इट सस्टेन्स अवर सेल्फ कॉन्फिडेंस, यानी इसका पॉजिटिव ये जो चीज है, वैसे ये चीज बुरी है, लाइल्मियत से लाइल्म रहना। अच्छा बंदा वो है जिसको अपनी लाइल्मियत का पता हो कि यार मैं कुछ नहीं जानता, लेकिन कहते कभी कहीं कहीं पे आपको अपनी लाइल्मियत का भी फायदा होता है, यानी जब आप अपनी लाइल्मियत से लाइल्म रहते हैं तो आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो सस्टेन रहता है, वो जो है वो डेवलप होता है। दिस इग्नोरेंस, नंबर 3, दिस इग्नोरेंस ऑफ वंस इनकॉम्पिटेंस occurs mostly on relatively easy seeming tasks, यानी ये जो इग्नोरेंस है, ला इल्मियत है, ला इल्मियत किस चीज के बारे में, इनकॉम्पिटेंस, यानी कोई चीज आप नहीं जानते, आप इनकॉम्पिटेंट हैं, लेकिन उस इनकॉम्पिटेंस के बारे में आपकी जो ला इल्मियत है, बेटा ये पॉइंट आपको क्लियर आ रहा है? इनकॉम्पिटेंस, इनकॉम्पिटेंस यानी आपके अंदर किसी चीज की कमी है, सलाहियत नहीं है किसी चीज की। अंग्रेजी आप जो है वो, यानी इंग्लिश ग्रामर आप जो वो ठीक तरह से नहीं लिख सकते, आपका जो ऐसे राइटिंग है वो ठीक नहीं है, ये इनकॉम्पिटेंस है। लेकिन इस चीज का आपको पता ही नहीं है कि यार इस चीज की सलाहियत की कमी है मुझ मेरे अंदर। तो इन इग्नोरेंस ऑफ वंस इनकॉम्पिटेंस, अच्छा ये कहाँ पे होता है? ये अक्सर occurs mostly on relatively easy seeming task, यानी वो टास्क जो हमें बहुत ही इजी दिख रहे होते हैं, वो टास्क जो हमें बहुत ही इजी दिख रहे होते हैं, उसमें हमें इस तरह की यानी सिचुएशन का सामना करना पड़ता है। मैं रिपीट कर रहा हूं, हर वो टास्क जो इजी होता है, आप समझते हैं इजी है, उन टास्क पर आप आंखें बंद करके अपने ऊपर यकीन कर बैठते हैं कि भाई ये तो कोई मेरे लिए इशू नहीं है, इसको हम कहते हैं ओवर कॉन्फिडेंस। फॉर एग्जांपल, इसका मैंने आपको शायद पहले भी क्लास में मिसाल दिया था। ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम ने एक बार जिम्बाब्वे से शिकस्त खा ली थी। अच्छा, दूसरे दिन की जो अखबारात थी उन्होंने लिखा था कि ऑस्ट्रेलिया की टीम ने जिम्बाब्वे को बहुत ही हल्का लिया, यानी उनको कुछ नहीं समझा। एंड्रयू साइमंड्स उनका कोई प्लेयर था, तो उससे पूछा, उसने कहा यार जिम्बाब्वे के खिलाफ कौन सी प्रैक्टिस करनी, तो उसने प्रैक्टिस ही नहीं की। ठीक है, तो उसके अंदर जिस चीज की जरूरत थी, भाई प्रैक्टिस की जरूरत थी ताकि कल की मैच हम अच्छे से खेल सकें, उससे वो लाइल्म रहे कि भाई मुझे भी ये कोई चीज करनी है। क्यों? क्योंकि सामने सिंपल टीम थी, इजी टीम थी। तो जब कभी इजी टारगेट, हर वो चीज जो आपको इजी दिख रही है, वहां पे आपके फिसलने के चांस ज्यादा होते हैं। बेटा ये नुक्ता हमने यहाँ पे सीखा कि जो चीज आपको इजी दिखे, यार ये तो बस बच्चों का खेल है, इस तरह की जब आपको कोई सिचुएशन आ जाए, आप यकीन माने वहां पे आपके फिसलने के चांसेस ज्यादा होते हैं। इसका आखिरी मिसाल मैं आपको बताऊंगा, फिर हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पे चले जाएंगे। आपने वो मिसाल सुनी होगी, एक था खरगोश और एक था क्या कहते हैं उसको, खरगोश और एक जो दूसरा होता है टर्टल्स उसे कहते हैं, मेरे ख्याल में उर्दू में, पता नहीं मुझे याद नहीं आ रहा, वो जो बहुत ही स्लो चलता है। तो एक वो था, अब दोनों की रेस थी। अब खरगोश ने कहा यार ये सामने इजी, अब उसको क्या लगा कि भाई मेरे मुकाबले में कौन है, मेरे मुकाबले में एक कछुआ, सॉरी वो जो कछुआ, उसने कहा ये कछुआ तो है, ये बेचारा चल ही नहीं पाता, ये क्या मेरा मुकाबला करेगा। तो उसने जो है सोया रहा, उसने कहा ये भले रात को जाए, मैं सोया रहता हूं, और फिर क्या होगा,
जब वक्त करीब आ जाएगा, सुबह करीब होगी, मैं एक दौड़ लगाऊंगा तो मैं वहां पे पहुंच जाऊंगा। अब उसके अंदर किसी चीज की कमी थी। कमी क्या थी? सलाहियत की कमी थी कि देखें, एक डिस्टेंस को कवर करने के लिए आपको भी कुछ ना कुछ टाइम चाहिए होता है। और सामने इजी चीज क्या थी? इजी चीज थी उसका जो कछुआ है, उसकी मौजूदगी उसके लिए इजी थी। उसने उसको इजी लिया, लाइटली लिया, फिर क्या हुआ? वो हार गया। तो बेटा इस नुक्ते में हमने ये चीज सीखी, जहां जहां पे कोई सिंपल चीज होती है, जहां जहां पे कोई इजी चीज होती है, वहां पे आपके फिसलने के और नाकाम होने के चांसेस, गिरने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अच्छा, पीपल ओवर एस्टिमेट देयर लॉन्ग टर्म इमोशनल रिस्पॉन्सेस टू गुड एंड बैड हैपनिंग्स। यानी लोग जो होते हैं वो फ्यूचर में उनकी जो हालत होगी, उनके जो इमोशनल रिस्पॉन्सेज होंगे, आया वो ज्यादा खुश होंगे या वो ज्यादा रंजीदा होंगे, इस चीज को वो ओवर एस्टिमेट कर देते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस में। फॉर एग्जाम्पल, एक बंदे की शादी हो रही है, शादी वाले दिन पूछा जाए, हाँ भाई आने वाले 10 साल कैसे गुजरेंगे? वो कहेंगे हमारी जिंदगी तो जन्नत वाली होगी। और अब दूसरे महीने में ही हालात बुरे होना शुरू हो जाते हैं। तो पहले दिन वो जो यानी महल बना रहा था, ख्वाबों के महल बना रहा था, तो वो क्या चीज थी? दरअसल वो उसका ओवर कॉन्फिडेंस था। वो उसका ओवर कॉन्फिडेंस था, यानी वो फ्यूचर के बारे में एग्जैक्टली कुछ नहीं बता सकता। इतनी जजमेंट उसकी एक्यूरेट नहीं है कि वो आज में बैठकर आने वाले सालों के मुतालिक एग्जैक्टली कुछ बताए। वो हमेशा ओवर एस्टिमेट करके बताएगा, नहीं जिंदगी ये तो बहुत अच्छी गुजरेगी। बिल्कुल इसी तरह किसी पॉजिटिव चीज के लिए ओवर एस्टिमेट कर देना, और कोई नेगेटिव चीज है उसको अंडर एस्टिमेट कर देना। फॉर एग्जाम्पल, नेगेटिव चीज क्या हो सकती है? एक बंदा है, उसका इंतकाल हो जाता है, और फिर उसका जो कोई भाई होता है, या उस बंदे की कोई बीवी होती है, या उसका कोई शोहर होता है, जो भी फोतगी जो जिसकी होती है, उसका कोई रिलेटिव है, तो वो यही कहते हैं यार अब बच्चों का क्या होगा। अब फॉर एग्जांपल, हमारे यूनिवर्सिटी में सर माशूक साहब का एक्सीडेंट हो गया, तो उस दिन हम सारे ये कह रहे थे कि भाई बीवी का भी 2 महीने पहले इंतकाल हो गया है, सर भी अब जो है वो इस दुनिया से चले गए, तो बच्चों का क्या होगा? बच्चों का, अब उस दिन हमें जो है, यानी आगे की दुनिया बहुत ज्यादा अंधेरी दिखाई देती है कि आगे क्या होगा, लेकिन ये हम ओवर एस्टिमेट कर रहे होते हैं इन बुरे हालात को भी। हालात जो है वो इतने भी बुरे नहीं होते हमारी जिंदगी में आने वाले दिनों में, जितना कि हम अभी से ओवर एस्टिमेट उनको कर देते हैं। नंबर 2, प्लानिंग फेलेसी। प्लानिंग फेलेसी बेटा, अभी ये जो हमारा दूसरा कॉन्सेप्ट है, मुझे लगता है ये हमें दूसरे सेशन में करना पड़ेगा, क्योंकि बाकी 4 मिनट रह गए हैं, सेशन ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। तो अभी सेशन बंद होने के बाद 10 मिनट के बाद अब इंशाल्लाह सेकंड सेशन में मिलेंगे, तो उसमें हम इस कॉन्सेप्ट को कंटिन्यू करेंगे, प्लानिंग फेलेसी को। थैंक यू।